गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23 ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है तो एज यूजुअल हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हमारे जो भी क्वेश्चंस मिस्ड हैं इस वीक से उनको हम आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द प्रपोज्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द गिवन कंट्रीज। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये कौन कौन सी कंट्रीज से पास होगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्रीज से ये कॉरिडोर पास नहीं होने वाला है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने प्लान को मेंशन किया है कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को टू द पोर्ट ऑफ मुरमंस्क। ये कहाँ है? रशिया के आर्कटिक कोस्ट पे। और ये बेसिकली 7200 किलोमीटर्स का नेटवर्क होगा जो कि रन करेगा थ्रू ईरान, अजरबैजान एंड रशिया, जिससे कि शॉर्टेस्ट लैंड एंड सी रूट ऑफर होगा बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ठीक है, इसके पीछे एम क्या है? जो भी यूरेशियन कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना। किस तरह से? बाय लिंकिंग दिस कॉरिडोर टू मुरमांस्क। और इसी के साथ इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ये इनेबल करेंगे शिपिंग गुड्स को फ्रॉम द आर्कटिक पोर्ट टू द वेस्टर्न इंडिया विद इन 15 डेज। फाइन। तो ये जो प्रपोज्ड कनेक्टिविटी है इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि रशिया कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का इन अक्रॉस द यूरेशियन लैंडमास। तो इंडिया जाहिर सी बात है की पार्टनर है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रशिया के, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कॉरिडोर है। और इसी के साथ ये काउंटर बैलेंस करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ऐसी है जिससे ये कॉरिडोर पास नहीं होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, दैट इज डी ऑप्शन। ईरान, रशिया और अजरबैजान से डेफिनेटली पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज उज्बेकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट है भूटान का जो आजकल न्यूज में है। भूटान के जो किंग हैं इन्होंने अपने प्लान्स को अनवील किया है फॉर द गेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स की एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट है नियर द इंडियन बॉर्डर। ठीक है, तो ये बेसिकली $4.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसका एम होगा जो भी सदर्न बॉर्डर टाउन है गेलेफू के उनको ट्रांसफॉर्म करना इनटू एन इकोनॉमिक हब। और इसी के साथ ये भूटान के एफर्ट्स का नतीजा है जिसमें वो इंडिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। फाइन। तो कुछ दिनों पहले जब ये इंडिया को विजिट किए थे यहाँ के किंग, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और क्योंकि इंडिया एक की पार्टनर साबित हो सकता है फॉर भूटान थ्रू रेल एंड रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गेलेफू, यहाँ पे गेलेफू के स्पेलिंग में आपको मेंशन कर दे रही हूँ, गेलेफू GELEPHU। ठीक है, तो जो गेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है जो आजकल चर्चे में है, ये किस कंट्री के साथ रिलेटेड है? तो आपका आंसर हमेशा रहेगा भूटान। ओके, नेक्स्ट है द टर्म JN1 एंड पिरोला दैट वर रिसेंटली मेकिंग न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। आंसर इज सी ऑप्शन, कोविड-19। और ये बहुत ही स्केरी साबित हो रहा है क्योंकि इंडियन अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है ये प्रेजेंस ऑफ JN1 जो कि एक नया सब वेरिएंट है कोविड-19 वायरस का इन अ पेशेंट फ्रॉम केरला स्टेट। ठीक है, और ये बेसिकली एक जेनोटाइप है जो पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसका, और JN.1 सब वेरिएंट है और ये क्लोजली रिलेटेड है टू द BA.286 स्ट्रेन जिसको आप पिरोला कहते हैं। फाइन। तो JN1 को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था जनवरी 2023 में बेस्ड ऑन जेनोमिक सर्विलांस डेटा फ्रॉम द USA एंड चाइना। और फिर हेल्थ ऑफिशियल्स ने एम्फेसाइज किया कि यहाँ पे कंटिन्यूड विजिल और स्ट्रिक्ट सर्विलांस की जरूरत है इन लाइट ऑफ दिस न्यू वेरिएंट फ्रॉम अ वेरिएंट प्रोन वायरस, ताकि आगे ये वायरस हम फैलने से रोक सकें और ये और पार्ट्स में इंडिया के ना फैले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो दो सब वेरिएंट निकले हैं ये कोविड-19 से रिलेटेड हैं, कोरोना वायरस के। ठीक है, नेक्स्ट है स्वरवेद महामंदिर which is world's largest meditation center inaugurated recently is located in which Indian city। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, ये हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है। कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया स्वरवेद महामंदिर को वाराणसी में, और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। 7 स्टोरी सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कंटेन करता है, और इसमें एक साथ 20,000 लोग रह सकते हैं फॉर मेडिटेशन एट अ टाइम। ठीक है, तो इसकी जो इंटीरियर्स हैं उसमें डिफरेंट वर्सेस दी हुई हैं फ्रॉम स्वरवेद, और जो कि वॉल्स, कॉलम्स और सीलिंग्स के ऊपर कार्व्ड हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया था कि ये जो मेडिटेशन सेंटर है ये लोगों के इंटरेस्ट को फिर से जगाएगा इंडिया के स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बेसिकली हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेन रूल की वजह से, उसकी वजह से हमारे जो खुद के ट्रेडिशंस हैं वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं। फाइन, तो ये जो महामंदिर है इसमें मोदी के एम्फेसिस को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह से इंडिया के हेरिटेज को रेस्टोर करने की जरूरत है इन अक्रॉस डिफरेंट स्फीयर्स। फाइन, तो स्वरवेद महामंदिर के बारे में खास बात क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, और कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो ये बात ध्यान देने वाली है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, आंसर इज वाराणसी। देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आंसर है मुंबई। ठीक है, अब ये किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि सीसीआई एक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन फॉर कॉटन, और जब मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो चले जाते हैं बिलो एमएसपी, तो वहां पे सीसीआई को कुछ स्टेप्स लेने होते हैं जहां पे ये प्रोक्योरमेंट करते हैं कॉटन का एट द एमएसपी रेट, ताकि फार्मर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। तो सीसीआई के जो कॉटन परचेजेस हैं ये इस साल सबसे कम रहे, क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट के रेट हैं वो उन्होंने एमएसपी को एक्सीड किया है कहीं ना कहीं, कुछ अगर हम रिमोट रीजन्स को एक्सक्लूड कर दें बेसिकली तो। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में था, आपको सिंपली याद रखना है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आंसर इज मुंबई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which state has recently overtook Tamil Nadu to emerge as the second largest economy in India after Maharashtra? कौन सा स्टेट है जिसने तमिलनाडु को ओवरटेक कर लिया है, और इसी के साथ अब ये स्टेट सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया की आफ्टर विच स्टेट, आफ्टर महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में ओवरटेक किया है तमिलनाडु को, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश अब बन चुकी है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अमंग द इंडियन स्टेट्स। फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकेंड पे है उत्तर प्रदेश। रिसेंट डेटा की बात करें तो यूपी अकाउंट्स फॉर नियरली 9.2% शेयर ऑफ द नेशनल जीडीपी, और महाराष्ट्र का शेयर कितना होता है 15.7%। तो एक्सपर्ट्स ने ये माना है कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी जो इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उसी वजह से इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है, और यही रीजन है कि इसने तमिलनाडु को ओवरटेक कर लिया है फॉर बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट भी याद रखिएगा और साथ ही सेकंड याद रखिएगा, और इसके अलावा किसको यूपी ने ओवरटेक किया है ये बात भी याद रखिएगा, आंसर इज तमिलनाडु। ओके, अच्छा इसके अलावा आजकल एक वेटलैंड है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है, साथ ही एक रामसर साइट भी है। कौन सा? सिरपुर वेटलैंड, ये भी न्यूज में है। ये एक रामसर साइट है जो कि लाई करती है इंदौर मध्य प्रदेश में। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में 6 करोड़ रुपए का इसको सैंक्शन मिल चुका है, और यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फंड को जनरेट किया था जिसमें कि अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड को सेल किया गया, और 25% इसका जो पैसा है उसको यूज किया जाएगा फॉर सीर पोर्ट्स डेवलपमेंट, जहां पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने की बात चल रही है जिसकी लागत होगी 6 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिरपुर वेटलैंड जो कि एक रामसर साइट है ये कौन से स्टेट में लाई करती है, तो आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at present means December 2023, which state accounts for highest share in the total rooftop solar installation capacity in India? दिसंबर 2023 तक की बात करें तो कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट शेयर है इन द टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया के अंदर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज गुजरात, क्योंकि गुजरात अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ इंडियाज टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, और ये सबसे ज्यादा है अमंग ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। एक्चुअली हाल ही में लोकसभा के अंदर एक डेटा शेयर हुआ है जहां पे ये बात बताई गई कि गुजरात का जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो कितना है 3174 मेगावाट, और ये 31% है इंडिया के 10,406 मेगावाट का एज ऑफ 2023। ठीक है, तो इसी के साथ गुजरात बिगेस्ट बेनिफिशियरी है सेंटर के फेज 2 सोलर रूफटॉप स्कीम का विद सब्सिडीज। फाइन,
तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट शेयर रहा जिनका इन द टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया के अंदर? आंसर इज गुजरात. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Salton Sea that was recently making news for huge lithium deposits is located in which country? Salton Sea जो कि आजकल चर्चे में है, क्यों? For huge lithium deposits, ये कौन सी कंट्री में लाई करता है, आपको ये बताना है. सबसे पहले लिथियम की इंपॉर्टेंस क्या है? लिथियम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में और साथ ही साथ इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. और हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है रिच डिपॉजिट्स में डीप अंडरग्राउंड कैलिफोर्निया के सैल्टन सी में इन द यूएस. फाइन. इसकी लागत है लगभग $540 बिलियन जो कि हमें लिथियम डिपॉजिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है. तो इसी के साथ यूएस एक ग्लोबल लिथियम लीडर बन चुका है विथ रिजर्व्स, जिसके बाद अब ये सप्लाई कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज को. लेकिन हाँ, ये बात है कि केयरफुल एक्सट्रैक्शन की जरूरत है जिससे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना होने पाए ऑन द इनलैंड लेक, और जो कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है. ठीक है. तो अगर प्रॉपर तरीके से इसको हार्नेस किया जाएगा तो ये जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं यूएस से, इनके थ्रू क्लीन एनर्जी स्टोरेज का रिवोल्यूशनाइजेशन हो सकता है. साथ ही जो जरूरत है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ट्रांजिशन करने की, वो भी आसानी से हो सकती है. ठीक है. तो सैल्टन सी कहाँ पे लाई करती है? आंसर है यूएस. किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे हमें ह्यूज लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं और जिनकी लागत है लगभग $540 बिलियन. ये छोटा सा अमाउंट जाहिर सी बात है नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रेंज नया काइंड ऑफ रॉक हमें मिला है जिसका नाम जरूर याद रखिएगा, प्लास्टिस्टोन. ठीक है. खास बात क्या है कि अपने अंदर कंटेन करता है कंप्रेस्ड प्लास्टिक पॉलीमर्स जो कि डिस्कार्डेड होते हैं बाय द ह्यूमंस अलॉन्ग विथ नेचुरल मिनरल पार्टिकल्स जैसे कि सैंड एंड क्लस्ट. ठीक है. तो ये जो प्लास्टिक बियरिंग रॉक्स हैं ये पाए गए ऑन द कोस्ट एंड इनलैंड अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स एंड 11 कंट्रीज अब तक. और इनकी डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है पूरी दुनिया में और किस तरह से जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो पेनेट्रेट करते हैं हमारे डाइवर्स एनवायरनमेंट में. ठीक है. तो रिसर्चर्स ने यही रीज़न है कि वार्निंग दी है कि ये जो प्लास्टिक रॉक्स हैं ये माइक्रो प्लास्टिक्स फर्दर रिलीज कर सकते हैं थ्रू वेदरिंग और फिर इकोलॉजिकल रिस्क हमारे लिए बना सकते हैं. तो इनका जो फॉर्मेशन है ये डेफिनेटली प्लास्टिक पोल्यूशन को इंडिकेट करता है जो कि अक्वायर हो चुका है हमारे इन्वायरमेंट में थ्रू इंट्रैक्शन विद जियोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नाम दिया गया है टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू काइंड ऑफ रॉक जो कि कंटेन करता है अपने अंदर प्लास्टिक और पॉलीमर्स जो कि ह्यूमंस के द्वारा डिस्कार्डेड होते हैं, आंसर इज प्लास्टिस्टोन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the name of the scheme under which Indian scientific expeditions to the Arctic and Antarctic regions are conducted? तो उस स्कीम का नाम क्या है जिसके अंडर में इंडिया के जो साइंटिफिक एक्सपेडिशंस हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन. तो इंडिया का जो साइंटिफिक मिशन है टू द अर्थ्स पोल यानी कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ये फैसिलिटेट किए जा रहे हैं अंडर द पेसर स्कीम. ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. पेसर का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर क्या है? पोलर एंड क्रायोस्फीयर स्कीम. ठीक है. तो ये जो स्कीम है ये कोऑर्डिनेट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन द पोलर रीजन्स जहां पे साइंटिस्ट इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट से इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं और जो क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. साथ ही जो स्पेस वेदर और क्रायोस्फीयर डायनेमिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं अमंग अदर एरियाज थ्रू दिस एक्सपेडिशन. ठीक है. तो ये जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में हमारे एक्सपेडिशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं ये किस स्कीम के अंतर्गत हो रहे हैं? आंसर है पेसर. फुल फॉर्म क्या बताया? पोलर एंड क्रायोस्फीयर स्कीम. और इसी के साथ कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है अगर ये पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. जिसके अलावा 15 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी. 15 दिसंबर को जो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है उन्होंने अनाउंस किया था कि इनकी मीडिया सब्सिडरी AMG मीडिया नेटवर्क्स इन्होंने परचेज कर लिया है 50.5% का शेयर. कहाँ पे? IANS इंडिया में. और कितनी लागत के साथ? 5.1 लाख रुपीस. ठीक है. तो ये जो एक्विजिशन है इसी के साथ अदानी ग्रुप्स को एक बार फिर से कंट्रोल मिल जाएगा ओवर द इंडियन न्यूज वायर सर्विस. इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंडिया की कॉन्ग्लोमरेट है जिन्होंने हाल ही में मेजोरिटी परचेज की है, मेजोरिटी शेयर परचेज किया है इन IANS इंडिया न्यूज वायर सर्विस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अदानी ग्रुप्स. नेक्स्ट है योगमाया टेम्पल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी. योगमाया टेम्पल जो आजकल चर्चे में है ये किस सिटी में लाई करता है? तो सबसे पहले तो आप योग माया टेम्पल को जोग माया भी कहीं कहीं देखेंगे. जोग माया टेम्पल भी इसका एक और नाम है.
और ये एक 19th सेंचुरी की हिंदू टेम्पल है जो कि डिवोटेड है टू द गॉडेस योग माया। योग माया कौन है? कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की सिस्टर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करती है? आंसर है महरौली, न्यू दिल्ली में, नियर द कुतुब कॉम्प्लेक्स। और इस टेम्पल की हेल्प से शोकेस किया गया एक डिस्टिंक्टिव हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, तो योग माया टेम्पल कहाँ पे लाई करता है? आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट सिचुएटेड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। इसका मतलब ये है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है, ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड है और ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसका इन्फ्लुएंस है टू द मीटिंग पॉइंट ऑफ प्रणहिता एंड गोदावरी रिवर्स। ठीक है, तो प्रणहिता रिवर की बात करेंगे तो ये कन्वर्जेंस है सेवरल स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज की, इंक्लूडिंग द वारधा, इसके अलावा पैगंगा एंड वाईगंगा। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन्स है इन द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी एंड प्रणहिता, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनिशिएटेड द डेयर टू ड्रीम स्कीम इन ऑनर ऑफ द लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट पे करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने एक स्कीम इनिशिएट की है जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम? तो ये स्कीम बेसिकली एक तरह का कॉन्टेस्ट है जो कि ऑर्गेनाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के अंदर, और इसका एम है लोगों को इनकरेज करना इनोवेशन और क्रिएटिविटी की फील्ड में। और जो डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट है ये इनिशिएट किया जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था 2019 में इस स्कीम को, और इस कॉन्टेस्ट में यूनिक अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल्स जो कि 18 साल के ऊपर होते हैं, जिनमें वो की चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और फिर कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरह से इंडिया के डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को हम फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था फॉर एंट्रीज, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि प्रपोजल की कंप्लीटनेस होनी चाहिए, साइंटिफिक साउंडनेस होनी चाहिए, डिज़ाइन कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मेरिट वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और फर्दर कॉन्टेस्ट का एम क्या है कि जो भी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, जिससे कि हमारा जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी सेक्टर है वो फॉस्टर हो सके और हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को फर्दर अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें रिलेटेड टू डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि डेयर टू ड्रीम स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अगर आपसे पूछा जाए किसकी मेमोरी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, आंसर इज फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, इसी तरह हाल ही में ओला ने अनवील की है कृत्रिम को। ये क्या चीज़ है? ये मेड इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे कि चैट जीपीटी है, और ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा जो कि फीचर कर सकेगा 10 इंडियन लैंग्वेजेस को, और ये डिस्टिंक्ट है ओला के मोबिलिटी एंड ईवी वेंचर से। ठीक है, इसका एम है इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस करना और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली टैकल करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी है जिसने डेवलप किया कृत्रिम को और ये प्रमोट किया जा रहा है एज इंडियाज ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो आपका आंसर हो जाएगा ओला। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रिसेंट साइक्लोन मिचोंग एन ऑयल स्पिल अकर्ड इनटू द बकिंगम कैनल एंड इनोर क्रीक इन विच इंडियन स्टेट? जो हाल ही में एक साइक्लोन आया था मिचोंग, उस दौरान एक ऑयल स्पिल हुई है इनटू द बकिंगम कैनल एंड इनोर क्रीक, किस इंडियन स्टेट में? आपको ये बताना है। तो साइक्लोन मिचोंग के दौरान एक ऑयल स्पिल हुई है इन तमिलनाडु स्टेट फ्रॉम द चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनटू द बकिंगम कैनल एंड एनोर क्रीक। एनोर क्रीक एक वाइटल बफर है इन अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट इन चेन्नई, और ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन प्रोटेक्टिंग द एक्वीफर्स ऑफ द अरानियर बेसिन फ्रॉम द सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बिकम द 8th बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन अ टेस्ट क्रिकेट? हाल ही में कौन 8वें नंबर पे बॉलर बन चुके हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 500 या उससे ज्यादा विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो इनका नाम है नेथन लियोन। और अगर हम बात करें शुरू से, तो फर्स्ट है इसमें कोर्टनी वॉल्श। ये एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं फ्रॉम द वेस्ट इंडीज। ये बेसिकली पहले बॉलर थे जिन्होंने 500 विकेट्स लिए थे किसी भी टेस्ट क्रिकेट में, मतलब टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल में।
और इन्होंने इस फीट को अचीव किया था 2001 में अगेंस्ट द कंट्री साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे थे स्टुअर्ट ब्रॉड। ये एक इंग्लिश फास्ट बॉलर हैं, ये 7th बॉलर थे क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने 500 विकेट्स लिए थे टेस्ट मैचेस में, और इन्होंने इस फीट को अचीव किया था ड्यूरिंग द 3rd एंड द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट द कंट्री वेस्ट इंडीज, फाइन। और फाइनली नेथन लियोन जो है बन चुके हैं ये 8th बॉलर टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। और कब बने थे? 17 दिसंबर को। और याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को, और इस दिन हम रिकॉग्नाइज करते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड चैलेंजेस जो कि फेस करते हैं हमारे माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, ठीक है। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस डिफरेंट थीम्स चूज करती है टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स और उनके अगेंस्ट जो भी प्रेजुडाइसेस पाए जाते हैं उनको टैकल करने के लिए। तो दिसंबर 18 को हम नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये अपने अंदर एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द डेडिकेशन टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ रिलीजियस, एथनिक, रेशियल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज विद इन द नेशन, ठीक है। तो 18 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे। इसके अलावा एक रिपोर्ट है जो आजकल चर्चे में है, इट इज लीड्स 2023 रिपोर्ट, और जो 5th एडिशन है लीड्स का वो हाल ही में रिलीज हो चुका है। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इसमें इंसाइट्स दिया जाता है इनटू द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और इसमें कुछ हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात ये इंक्लूडेड हैं इन 13 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं एज अचीवर्स इन द लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट फॉर 2023, ठीक है। यहाँ पे ये बात मेंशन होनी चाहिए कि जो काउंट है वो डिक्रीज हो चुका है फ्रॉम 15 to 13 स्टेट दिस ईयर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो स्टेट हैं ये वापस अपनी कैटेगरीज एस्पायरर्स या फिर फास्ट मूवर्स में चले गए हैं। और सिक्किम और त्रिपुरा की बात करेंगे तो सिक्किम और त्रिपुरा ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने नोटेबल प्रोग्रेस डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जिसमें ये फास्ट मूवर्स कैटेगरी से एस्टीम्ड अचीवर्स कैटेगरी में चले गए हैं इस साल, ठीक है। तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि लीड्स 2023 की रिपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमारे मिस थे इस वीक में उनको भी हमने देख लिया है, तो मंडे से वापस हम लोग अपना रिवीजन पैटर्न लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.